विवेकानंद जी के जन्म दिवस, युवा दिवस पर चलिए हम उन्हीं के चरणों में बैठकर उन्हीं के बारे में बात से आज की अपनी परिचर्चा प्रारंभ करें। हमारी राष्ट्रीय धरोहर, हमारा कल का सपना, हमारे सर्वोच्च शिक्षा संस्थान एक एक कर विवादों का केंद्र बनते जा रहे हैं। आज जन्मदिन है ऐसी युवा शक्ति के प्रतीक का जिसके तेजस्वी व्यक्तित्व ने पूरे विश्व को हिला दिया। सब विचारधाराएं, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, कोई भी उनकी बातों को नकार नहीं सका और सब उन्हीं के पैरों के नीचे बैठकर उनकी वाणी को एकाग्रचित्त होकर सुनते रहे। वह एक ऐसे मानव थे जो भारत को जागृति का केंद्र मानकर विश्व बंधुत्व के लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। उन्होंने दक्षिणपंथी हथियारों द्वारा वामपंथी लक्ष्य को अर्जित किया और विश्व को सर्वधर्म समन्वय का तथा धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने ईसा के अनुयायियों को भी अपने भाई बहन के रूप में देखा और माना और संबोधित किया। उन्हें इस बात का गर्व था कि भारत वह राष्ट्र है जिसने अपने अंतर में अनेकों जातियों, सभ्यताओं और धर्मों को समाहित किया है, जो हेट जिहाद या लव जिहाद से परे है और किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता का घोर विरोधी रहा है। आखिर ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिमा को लेकर विवाद क्यों? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की परंपरा ही कुछ ऐसी रही है कि यहाँ विचारधाराओं और समस्याओं को कालीन के नीचे नहीं दबाकर रखा जाता। खुलकर वाद विवाद होते हैं, खुलकर संवाद होते हैं, चाहे वह वाद का बिंदु नारी स्वतंत्रता हो, अल्पसंख्यक अधिकार हो, न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विषय हो या विज्ञान के सामाजिक प्रयोग हो। खुलकर बात करना ही इस विश्वविद्यालय की परंपरा रही है। 1 सितंबर 1965 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाने हेतु प्रस्ताव श्री MC छागला, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने संसद में रखा और जब राज्यसभा में इस पर डिबेट हो रही थी तो गुप्ता जी, भूषण गुप्ता, जो उस समय सांसद थे, उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे बहुत से विश्वविद्यालय हैं, यह नया विश्वविद्यालय भी कहीं उनकी तर्ज पर एक साधारण शिक्षण संस्थान या उच्च शिक्षा संस्थान न बने, इसमें कुछ तो भिन्न अवश्य होना चाहिए। और सब लोगों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को राज्यसभा तथा लोकसभा में पारित किया और यही इच्छा व्यक्त की कि इस विश्वविद्यालय को अन्य विद्यालयों से कुछ भिन्न होना चाहिए और इसके पाठ्यक्रम में फिर नए नए विषय जोड़े गए। जैसे एक विषय इसमें साइंटिफिक सोशलिज्म था, अर्थात सोशलिज्म को भी हम साइंस या तर्क के आधार पर जब मान सकें तभी वह परंपरा हमें अपनानी चाहिए। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ के विजिटर या ये यूँ कहिए सुप्रीमो हैं और उनके बाद आते हैं हमारे चांसलर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी कोर्ट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल तथा फाइनेंस कमेटी। ये सब उन्हीं के अनुमोदन से कार्य करते हैं। इन सब के सिवा एक हमारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है, जिसे हम JNU-SU के नाम से जानते हैं। इसका चयन विद्यार्थी स्वयं चुनाव द्वारा करते हैं। हाँ, पूर्व में कई वर्षों तक यह वामपंथी विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित रही और जीन्स के ऊपर लंबा भकभूरा खद्दर का कुर्ता, बगल में लटका हुआ झोला और झोले के अंदर रखी हुई दास कैपिटल, यही वहाँ लड़के तथा लड़कियों दोनों की यूनिफॉर्म हो गई। परंतु अब हमने देखा है कि धीरे धीरे दक्षिणपंथी विचारधारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, वो भी यहाँ की डिबेट्स में काफ़ी अच्छी तरह से सक्रिय हो गई है और हर विवाद में पूरा का पूरा हिस्सा उनका भी रहता है। इस संस्थान ने अपने इस अल्प समय में भारत को तथा विश्व को बहुत कुछ दिया है।
हम भारत को इसने प्रचुर मात्रा में प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, अर्थशास्त्री दिए हैं जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सकते हों, तथा ओबामा से मोदी तक हर एक को अर्थव्यवस्था के विषय में सलाह दे सकते हों। इसने कलाकार दिए, पत्रकार दिए, दार्शनिक व विचारक दिए। खुली सोच एवं निरंतर होने वाली परिचर्चाएं यहाँ का पर्याय बन चुकी हैं। इस कड़ी में यदि यह कहा जाए कि यह वर्तमान परिचर्चा भी विवेकानंद का अपमान कहीं नहीं दर्शाती, यह तो एक सिद्धांत पर आधारित बुद्धिजीवी परिचर्चा है। प्रतिमा के विषय में जो चर्चा शुरू हुई वो तब से हुई जबकि छात्र संघ ने आरटीआई के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि प्रतिमा लगाने के लिए जो पैसा है वह कहाँ से आया, अर्थ की व्यवस्था कहाँ से हुई, क्या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का कोई फंड काट कर उस फंड से मूर्ति लगाई जा रही है, या ये कहिए कि लाइब्रेरी या कोई डिपार्टमेंट से काटा गया है यह फंड। इस के साथ साथ यह भी बता देना जरूरी है कि हाल ही में विश्वविद्यालय में फीस एकदम से बढ़ा दी गई थी। अतः विद्यार्थियों का यह जिज्ञासा कि आखिर फीस इतनी क्यों बढ़ाई जा रही है, इसको क्यों भारत के सबसे ज़्यादा महंगे विश्वविद्यालयों में क्यों परिवर्तित किया जा रहा है, इसलिए यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि फंड्स कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं। उनका दूसरा प्रश्न था कि यह मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव कहाँ से आया और वह प्रस्ताव किसने स्वीकृत किया। तो चलिए अब देखते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, क्योंकि आरटीआई एक ऐसा अस्त्र माना जाता है जो किसी भी सामाजिक विषय को पारदर्शी कर देता है। तो इसलिए विश्वविद्यालय में पारदर्शिता नितांत आवश्यक थी। लेकिन प्रशासन ने बड़े गोलमोल से उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रतिमा लगाने के लिए विश्वविद्यालय के कोई भी फंड्स कहीं से भी डाइवर्ट नहीं हुए हैं, यह पैसा एक एनआरआई ने दिया है। एनआरआई का नाम पूछने पर उन्होंने कोई साफ उत्तर नहीं दिया, न ही वो एनआरआई के अकाउंट ट्रांसफर का कोई भी उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न था कि प्रस्ताव कहाँ से आया, तो विश्वविद्यालय ने कहा कि यह प्रस्ताव, प्रशासन ने, कि यह प्रस्ताव इंजीनियरिंग विभाग की ओर से आया तथा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसका अनुमोदन किया। लेकिन विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग विभाग की ओर से प्रस्ताव का पत्र उन लोगों ने बाहर आरटीआई में उसकी प्रतिलिपि देने से इनकार कर दिया। तो अब यह प्रश्न मात्र छात्रों के नहीं, हमारी आपकी भी जिज्ञासा का केंद्र हो सकते हैं कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रहा इस विषय को लेकर। इन्हीं सब झगड़ों के बीच वह जो मूर्ति थी वह 2 वर्षों से अधिक समय तक एक गेरुआ वस्त्र में ढकी हुई वहीं पे खड़ी रही, और एक दिन अचानक उस गेरुआ वस्त्र के ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां मिली। स्टूडेंट्स यूनियन का यह कहना था कि यह टिप्पणियां जो हैं यह दक्षिणपंथी दल ने शरारत की है जिससे कि वह दंगा भड़का सकें। प्रशासन का यह कहना था कि यह वामपंथियों की शरारत है। इसके बारे में भी कोई इंक्वायरी या कोई भी सही उत्तर हमें नहीं प्राप्त हो सका है कि आखिर यह अपशब्द लिखे किसने थे और क्यों लिखे थे। कष्ट का विषय तो यह है कि विद्यार्थियों को प्रशासन मात्र एक मूर्ति लगाने के बजाय यदि विवेकानंद के विचारों से भी अवगत करा देता तो यह प्रश्न उठता ही नहीं, यह विवाद का केंद्र बनता ही नहीं। लेकिन प्रशासन तो तभी अवगत करा सकता है जब वह स्वयं विवेकानंद के विचारों से को जाने। यदि वह स्वयं ही अनभिज्ञ हो तो किसी और को क्या सिखाएगा।
तो अब अगर हम विवेकानंद के विचारों को वास्तव में जानना चाहते हैं तो फिर उनकी पुस्तकें या उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम उनके विचारों को जान सकते हैं। तो मैं एक उनका व्याख्यान है मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया, उसकी चर्चा करना चाहूँगी कि उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि विद्यार्थी के आगे यदि दो रास्ते हों कि वह फुटबॉल खेले या वेदांत पढ़े और उसकी इच्छा फुटबॉल खेलने की है, तो मैं चाहूँगा कि वह फुटबॉल खेले, क्योंकि उससे उसका शरीर स्वस्थ होगा और शारीरिक स्वास्थ्य ही एक तेजस्वी व्यक्तित्व, एक वेदांत पढ़ने योग्य किसी व्यक्ति को बना सकता है। तो विवेकानंद ने कहीं यह नहीं कहा कि हम केवल हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने तो विद्यार्थियों या युवाओं से यही कहा कि अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने ध्येय को देखो। उनका एक बहुचर्चित कथन है, मेरे ख्याल से वो सभी ने सुना होगा और सभी विद्यालयों में वो जरूर कहा जाता है कि अपना एक लक्ष्य बना लो, एक स्वप्न बना लो, एक आइडिया बना लो। खाते पीते सोते जागते खेलते घूमते उसी के विषय में सोचो, उसी के साथ जियो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी का चिंतन करो, उसी के साथ सो। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाओगे तभी तुम उसकी प्राप्ति कर सकते हो। और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि यह लक्ष्य केवल ईश्वर हो सकता है। उन्होंने तो आपको यह खुली छूट दी है कि जो भी आपको रुचिकर लगे उसी को अपना लक्ष्य बनाइए। तो लेकिन जो भी लक्ष्य बनाइए उसके प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित्त हो जाइए और पैशनेट हो जाइए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर प्रशासन विवेकानंद के इस विचार को विद्यार्थियों को बताए तो फिर उन्हें वैचारिक स्वतंत्रता देना, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना तो हमें उन्हीं के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। हम उनको ये नहीं कह सकते कि भाई ये सावरकर के नाम से सड़क बनाई गई है, आप सावरकर की पूजा करिए, ये विवेकानंद के नाम से स्टैचू रखी गई है, आप विवेकानंद की पूजा करिए। पूजा के विषय में कभी भी विवेकानंद ने कहीं भी कोई भी कट्टरता का विरोध किया। चलिए, आज हम उनका जन्मदिन है तो उनकी जो सबसे फेमस स्पीच रही है शिकागो एड्रेस, आज हम उस शिकागो एड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। यह व्याख्यान उन्होंने दिया था शिकागो, अमेरिका के शिकागो शहर के अंदर, जब धर्म संसद हो रही थी। और व्याख्यान उन्होंने शुरू ही किया कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, मैं उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो विश्व का सबसे पुराना सन्यासियों का केंद्र रहा है। मैं उस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सब धर्मों की जननी रही है। मुझे गर्व है कि मेरा धर्म सहिष्णुता तथा सर्वधर्म आदर सिखाता है। हमारी सभ्यता, हमारे धर्म ने विश्व को उन सभी प्रताड़ितों को आश्रय देने का संदेश दिया है जो धर्म के नाम पर क्रूरता के शिकार हुए हैं। इस माँ के आंचल ने उन पवित्र ज्यूज को स्थान दिया जिन्हें रोमन टायरेंट्स परेशान कर रहे थे और उनके देवस्थल नष्ट कर रहे थे। इसी माँ के आंचल ने जंद अवस्था को मानने वाले ज़राथसूत्र के अनुयायी पर्शिया से भागे पारसियों को स्थान दिया, और पारसी आज विश्व में और कहीं नहीं है, केवल भारत में है। तो भारत सभी धर्मों का आश्रय का स्थान है। जिस प्रकार अलग अलग जल धाराएं अलग अलग स्रोतों से निकलकर टेढ़े मेढ़े सीधे रास्ते से होती हुई समुद्र में मिल जाती हैं और फिर समुद्र का जल ही उनका जल हो जाता है, उसी प्रकार सभी धर्म सभी सभ्यताएं उसी ईश्वर में लीन हो जाती हैं। अतः जो अलग अलग धर्म हैं वह ईश्वर में लीन होने के अलग अलग मार्ग हैं, जिसे हम हिंदू धर्म में कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि जो है वह मात्र एक है, एक ही सच है। लेकिन
ज्ञानी लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग मार्गों से उस तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं। चलिए इसी सिलसिले में हम उन्हीं के शब्दों में शिकागो एड्रेस की कुछ पंक्तियां दोहराते हैं। Sectarianism, bigotry and its horrible descents, fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it with human blood, destroyed civilizations and sent whole nations to despair. अर्थात सांप्रदायिक अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, अंधाधुंधता ने बहुत समय से इस सुंदर वसुंधरा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। इस धरा को उन्होंने क्रूरता से भर दिया है, मानव रक्त से रंजित कर दिया है, सभ्यताओं को नष्ट कर दिया है तथा राष्ट्रों को निराशा एवं मायूसी की ओर ढकेल दिया है। उनका कहना था, सभ्यता यदि ऐसे नृशंस राक्षसों के हाथ में नहीं गई होती तो आज मानवता और यह मानव विश्व कहीं अधिक विकसित होता, कहीं अधिक प्रसन्न होता, कहीं अधिक साक्षर होता, कहीं अधिक प्रगतिशील होता। अब आप ही बताइए कि यह पंक्तियां वामपंथियों की विचारधारा को ज़्यादा अपील करेंगी या दक्षिणपंथियों की? वो तो मार्क्स से कहीं आगे चले गए। मार्क्स ने तो बड़े ही संतुलित शब्दों में मात्र यह कहा था, रिलीजन इज एन ओपियम फॉर पुअर। लेकिन विवेकानंद ने तो खुले आम कट्टरता को नृशंस राक्षस के समान माना। धार्मिक कट्टरता या धर्म के प्रति केवल अपने धर्म को मानने के वह कभी पक्ष में नहीं थे, कभी पक्षधर नहीं रहे। तो आज इस युवा दिवस के अवसर पर चलिए हम आप सब मिलकर अपने भाई बहनों के समक्ष वही प्रतिज्ञा लें जो शिकागो एड्रेस में विवेकानंद ने अमेरिकी यूथ के साथ ली थी। उनका कहना था, द बेल विच टोल्ड दिस मॉर्निंग मे बी द डेथ नेल टू ऑल फैनेटिसिज्म ऑफ ऑल परसिक्यूशंस विद द स्वॉर्ड और विद द पेन and uncharitable feelings between persons wending their way to same goal। यानी आज प्रातः जो घंटी बजी है वह असहिष्णुता, अन्याय या धर्म के नाम पर की जा रही नृशंसता, वह चाहे तलवार से की जा रही हो या कलम के माध्यम से, उसका अंत करे और हम एक दूसरे के प्रति निर्दयता की भावना को समाप्त कर उस लक्ष्य की ओर बढ़ें जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, हमारा वास्तविक उद्देश्य है, यानी हम मानवता को और सुंदर, सक्षम और सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद।